हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। की देर रात भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी जबरदस्त थी कि चंद पलों में ही इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। बताया जा रहा है कि मंडोर औद्योगिक क्षेत्र स्थित 9 मील पर रविवार की सुबह 4 बजे किसी ने केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी देखी। इसके बाद उसने पुलिस और फायर विभाग को आग की खबर दी। आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और फिर आग पर काबू पाने का सिलसिला शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग आसपास की फैक्ट्रियों में तो नहीं फैली, लेकिन केमिकल फैक्ट्री में लगी इतनी भीषण ये आग थी कि फायर फाइटरों को इस पर काबू पाने में 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। बीकानेर के छतरगढ़ में शनिवार देर रात 2 दुकानों में अचानक लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत बस इतनी थी कि उस वक्त दुकान में कोई नहीं था, इसीलिए जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सूरतगढ़ बस स्टैंड के पास मुख्य बाजार में गुरुजी घड़ीवाला और विक्की शर्मा की मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने दुकानों से उठती लपटों को देखकर मालिकों को फोन भी किया। दुकान में आग बुझाने की कोशिश करने से पहले लपटें इतनी तेज हो गई थी कि किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। बाद में छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को दूर किया। थानाधिकारी जय कुमार भादु और जनप्रतिनिधि सद्दाम हुसैन के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित किया बल्कि आग बुझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भी रुक रुक कर आग तेज भी होती रही। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है। इन दोनों दुकानों के साथ ही आसपास के क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी बाद में बंद कर दी गई। इससे पहले शनिवार सुबह बीकानेर शहर में स्थित मॉडर्न मार्केट के बोथरा कॉम्प्लेक्स में भी आग लग गई थी। नजर जहां तक जाती है वहां तक पानी का साम्राज्य नजर आता है। झरनों की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, सब कुछ बहा ले जाने को आतुर। मरुधरा में पानी के राज की ये तस्वीरें भीलवाड़ा से आई हैं, जहां बादलों ने बारिश की झड़ी लगा रखी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश की वजह से भीलवाड़ा का मौसम सुहाना हो गया है। आम लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खास बात यह है कि भीलवाड़ा की सभी नदियों में इस बारिश की वजह से पानी भर गया है और पानी के बहाव से बीसलपुर बांध को भी नया जीवन मिलने की उम्मीदें जग गई है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को भीलवाड़ा में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये बारिश राहत भरी तो है, लेकिन शहर में ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुलने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि अजमेर में किस कदर आसमान से बादल बरस रहे हैं। एक तरफ तो इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है और आसपास की पहाड़ियों का नज़ारा इतना खूबसूरत हो गया है कि जी चाहता है कि इन्हीं वादियों में कुछ देर के लिए खो जाए। लेकिन जिन इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, वहां का हाल बेहाल है। रविवार की सुबह 2 घंटे की बारिश के बाद ही निचले इलाके में पानी भर गया है। खास बात यह है कि इस जल जमाव की वजह से कई लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बारिश की वजह से आना सागर और फौज सागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है। साथ ही पवित्र पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं और यहाँ घूमने आने वालों में खुशी की लहर है। ब्रह्मनगरी पुष्कर में आज मानसून की पहली बरसात, पूरा आषाढ़ सूखा जाने के बाद में श्रावण मास में भगवान इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। आज अल सुबह से ही अच्छी बरसात पुष्कर तीर्थ नगरी में हो रही है और नागपाड़ पे जो बरसात हुई है
वहाँ से पुष्कर सरोवर में जो पक्के फीडर बनाए हुए हैं, खरेकड़ी फीडर और पुष्कर फीडर, वहाँ से अच्छा जल पुष्कर सरोवर की तरफ नदी के रूप में आ रहा है। हाड़ौती में मानसून तो मेहरबान है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से अब आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। कोटा में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का जो दौर चल रहा है, उससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन इस बारिश की वजह से ग्रामीण इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोटा के इटावा क्षेत्र में हो रही बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। वहीं कस्बे की कॉलोनियों में भी जल भराव हो गया है। लगातार बारिश की वजह से नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। यहां बहने वाली पार्वती, चंबल, कालीसिंध, परवन समेत सभी नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। पार्वती नदी में खातौली पुलिया पर 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है और स्टेट हाईवे 70 4 दिनों से बंद है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में नदियों के किनारे सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बारिश के आंकड़े की बात की जाए तो कोटा में 21 मिलीमीटर, खातौली में 151, पीपलदा में 105 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। बारां जिले में आसमान से बरस रही आफत अब जमीन पर रहने वालों के लिए आफत बनने लगी है। शनिवार को यहां 350 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शाहबाद, छबड़ा, अंता, किशनगंज और बारां शहर समेत करीब करीब सभी जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारां जिले में बहने वाली नदियां और यहां के तालाब अब उफान पर हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर शाहबाद क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां क्षेत्र के तालाब और नदियां लबालब हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। उधर देवरी की पलको नदी में भी उफान से बाढ़ के हालात बन गए हैं। खबर है कि बोरीकला में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। पार्वती नदी की पुलिया पर चादर चलने से अंतर्राज्यीय बराना मार्ग पर पिछले कई दिनों से यातायात बंद है। वहीं अटरू और किशनगंज उपखंड के करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क भी कटा हुआ है। टोंक में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। बनेठा उप तहसील तक पहुंचने के लिए बनेठा टोंक हाईवे बंद हो गया है। यहां शनिवार की दोपहर नागो नाला अचानक उफान पर आ गया है, जिससे बनेठा टोंक वाया बम्बोर सड़क मार्ग देर शाम के बाद से बंद हो गया है। इस रास्ते के बंद होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर तेज बारिश के चलते सुरेली मार्ग पर स्थित काकरिया खाल भी उफान पर आने से 1 दर्जन गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ग्रामीण 2 फीट से ज्यादा पानी में अपनी जान हथेली पर रखकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। बनेठा टोंक मार्ग स्थित नाले में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं राहगीरों को नाला पार नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से खेत खलिहान लबालब पानी से भर गए हैं। वहीं तालाबों में भी पानी भर गया है। खास बात यह है कि भारी बारिश की वजह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी पानी भर गया है। श्रीगंगानगर जिला पुलिस, रसद विभाग और जीएसटी की टीम ने मिलकर खेतों में मिट्टी के नीचे दबे ड्रम में स्टोर किए गए नकली डीजल का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के चक 16 बीएनडब्ल्यू की रोही में अंडरग्राउंड प्लास्टिक के टैंकों में करीब 9,530 लीटर तरल पदार्थ था, जिसे डीजल बताकर बेचा जा रहा था। छापेमारी करने गई टीम ने मौके से बरामद सभी टैंक से नकली डीजल के सैंपल लिए हैं। अब इनकी एफएसएल जांच करवाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि खेत में अंडरग्राउंड टैंकर रखने और उसमें नकली डीजल मिलने की वजह से जमीन के मालिक और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल सभी ड्रम और उसमें मौजूद डीजल को सीज कर दिया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि उसे खबर मिली थी कि 16 बीएनडब्ल्यू की रोही में सरवन सिंह के खेत में भारी मात्रा में नकली डीजल स्टोर किया गया है और उसे असली की जगह बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी सूचना पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध डीजल जब्त किया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये नकली डीजल हरियाणा के हिसार से खरीद कर लाया गया था। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जब राजधानी जयपुर के 4 दीवारी इलाके में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया तो जयपुर वासियों ने भी सोचा था कि जयपुर भी किसी स्मार्ट शहर की तर्ज पर उभर कर सामने आएगा। लेकिन विडंबना देखिए,
स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो काम किए हैं उनमें अब कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं। चार दीवारी इलाके के कुछ बाजारों में बरामदों की छतों की रिपेयरिंग की गई, लेकिन अब हालात ये हैं कि थोड़ी सी बारिश में इन छतों से पानी टपक कर नीचे दुकानों में जा रहा है। किशनपोल और चांदपोल बाजार में जो स्मार्ट रोड बनाने का काम हुआ, उसमें कई जगह सड़कों के लेवल का ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा, दुकानों में बारिश का पानी आ रहा है। नई सीसी सड़कें बनाई गई, लेकिन उनमें भी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रखा गया। नतीजा, बारिश के दौर में पानी दुकानों तक पहुंचने की समस्याएं आम हैं। जब से स्मार्ट सिटी का ये काम कराया गया है, जब से इतनी बरसात आ रही है और ये इतना बरामदा चू रहा है, ये हमारा फर्नीचर सारा खराब हो गया है, नीचे पानी आ गया है पूरा और सब सामान पूरा गीला हो गया हमारा। लालच में बंधी 7 फेरों की डोर ज्यादा नहीं टिकती। जी हां, झुंझुनू की ये बेटी RAS प्री एग्जाम में सेलेक्ट हुई तो अफसर बनने की चाहत में इस बेटी को बहू बना लिया, लेकिन कामयाब नहीं हुई तो स्वार्थी साजन और ससुराल वालों का सितम शुरू हो गया और फिर लालच में अंधे ससुराल वालों ने बहू को बेगाना कर दिया। बहू RS नहीं बनी, इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया। दरअसल झुंझुनू के सूरजगढ़ की रहने वाली उषा की 2016 में धूमधाम से विकास के साथ शादी हुई। विकास पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है, तो उषा ने शादी से पहले RAS 2013 प्री एग्जाम को क्लियर किया था। ससुराल वालों ने सोचा कि बहू आगे एग्जाम क्लियर कर अफसर बनेगी, लेकिन RAS परीक्षा के मेंस में उषा सफल नहीं हुई तो ससुराल वालों का सितम शुरू हो गया और हद तो तब हुई जब ससुराल वालों ने उषा को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये SDM बहू मिलेगी, पर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बिहेव एकदम से मेरे प्रति चेंज हो गया। सब मेरे को एकदम से टॉर्चर करने लग गए। मेरे ससुर जी ने तो एकदम से कह दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये फौजी है, 98 साल के बुलंद फौजी, पिछले 64 साल से सरकारी पेंशन उठा रहे हैं। रहने वाले झुंझुनू के गूढ़ा गौड़जी क्षेत्र के घोड़की के हैं। नाम है बोयत राम डूडी। दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल रहे हैं। अफ्रीका से लेकर लीबिया तक युद्ध में मोर्चा संभाल चुके हैं। बहादुरी के लिए 4 सेना मेडल भी हासिल कर चुके हैं और अब पेंशन रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। साल 1957 में सेना से रिटायर हो चुके हैं। उस समय इनको 19 रुपए महीना पेंशन मिलती थी, जो 64 साल बाद बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी है। झुंझुनू में सबसे अधिक समय से पेंशन लेने वाले पूर्व सैनिक बन चुके हैं बोयत राम। हमें खुशी है कि हमारे गांव में सेकेंड वर्ल्ड वार के सैनिक आज भी मौजूद हैं। श्री बोयत राम जी डूडी, जिनका हाल ही में हमने गांव में 98वां जन्मदिन मनाया था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की बात छेड़ते ही मानो फिर से वही मंजर बोयत राम की आंखों के सामने से गुजर जाता है। अच्छा तो खानो तो भी मार थड़ रहे भली, 60 पुंड को वजन हो और मार एक दार करे। डॉक्टर DN पांडे को वन विभाग के मुखिया यानी हॉफ की कमान मिल गई है। वो 1988 बैच के सीनियर IFS अधिकारी हैं और इन्हें हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रूप में पदोन्नत करते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि DN पांडे की पहचान उनकी घर घर औषधि योजना की वजह से हर घर में है। खास बात यह है कि उन्हें औषधीय पौधों का विशेषज्ञ माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ IFS डॉक्टर DN पांडे 17 दिसंबर 2008 से लेकर 13 नवंबर 2009 में तत्कालीन CMO में CM विशिष्ट सचिव जैसे अहम पद पर रह चुके हैं। N पांडे लंबे अरसे से प्रदेश में अहम योजनाओं को अमली जामा पहनाते रहे हैं।
वे 2009 से 2015 तक प्रदूषण नियंत्रण मंडल में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर रहे। इसके अलावा वो कैंपा विंग से लेकर सॉइल कंजर्वेशन और मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वन विभाग के मुखिया बनने से पहले वो प्रधान मुख्य वन संरक्षक और पर्यावरण सचिव की अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। विभाग की एक परंपरा है और विभाग का एक उद्देश्य है, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान सरकार का जो वन, पर्यावरण, वन्य जीव, जैव विविधता संरक्षण के जो उद्देश्य हैं या जो प्राथमिकताएं हैं, वही हमारे विभाग की प्राथमिकताएं हैं, वही हम सब की प्राथमिकताएं हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां वर्तमान में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जिलों में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। देश में 17 दिन बाद पिछले हफ्ते औसतन 40,000 से ज्यादा केस रोज आए। आधे से ज्यादा मामले केरल से हैं। लगातार चौथे दिन इस दक्षिणी राज्य में 20,000 से ज्यादा केस मिले हैं। शनिवार को केंद्रीय टीम ने केरल के अलप्पुझा का दौरा कर बढ़ते मामलों की वजह को जाना। केरल के अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी केस बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक ने केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी बना दिया है। कर्नाटक में अचानक से नए केस में 34% का इजाफा हुआ है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इन राज्यों में सर्विलांस बढ़ाई जाए, लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगे, भीड़ को जमा होने से रोका जाए, साथ ही लोगों को मिलने जुलने से भी रोका जाए। केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में ये भी कहा है कि अगर जरा भी ढिलाई हुई तो हालात बेकाबू होंगे। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई अब वास्तविक हकीकत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी कर रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा। प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमि को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। अगले सप्ताह तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भूमि का कब्जा सौंप दिया जाएगा। झारखंड के बोकारो से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार कंपनी के शोरूम को तोड़ने गई बोकारो स्टील प्लांट की टीम से वहां के कर्मचारी भिड़ गए। आरोप है कि इस शोरूम को बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला रांची हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद बोकारो स्टील प्लांट की एक टीम उसे तोड़ने के लिए जब वहां पहुंची तो उसे उस शोरूम के कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे की आशंका को देखते हुए वहां पुलिस बल के साथ पहुंची थी और हुआ भी वही। कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि शोरूम के कर्मचारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। बात मारपीट तक जा पहुंची। पुलिस वाले उनके कर्मचारियों को खींच कर वहां से हटाते दिखे। दूसरी तरफ खुदाई करने वाली मशीन अपने काम में जुटी रही। इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनमें महिलाएं भी शामिल दिखी। इस बीच उन पर पीछे से लाठी से हमला हुआ जिसमें एक कर्मचारी के सिर में चोट आई। आरोप है कि यह हमला कार्रवाई करने पहुंची टीम के किसी कर्मचारी ने किया। पुलिस मारा है और ढेला से भी मारा है। इस घटना के बाद उस शोरूम के कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने खुदाई करने वाली उस मशीन को वहां से भेज दिया। इसके लिए वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़े। न कोई नोटिस है न कोई खबर है। आ गए और 4 पुलिस वाला मिलके एक आदमी को पीटा है। इस हंगामे के दौरान एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया जिसे उसके साथी वहां से ले जाते दिखे। मुंबई के पास विरार से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सड़क किनारे खड़े एक ऑटो के ऊपर अचानक नारियल का एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से ऑटो का ऊपरी हिस्सा उसी में धंस गया।
इस घटना के वीडियो में ये ऑटो धीरे धीरे सड़क किनारे आगे बढ़ता हुआ दिखा और एक तिरछे खड़े नारियल के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। तभी तिरछा खड़ा नारियल का ये पेड़ धड़ाम से ऑटो के ऊपर आ गिरा। इस पेड़ की वजह से ऑटो की हालत काफी खराब हो गई, मगर राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो पेड़ गिरने के बाद धीरे धीरे बाहर निकलता नजर आया। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लगातार हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। सबसे डराने वाले हालात तो आसनसोल से नजर आए। यहाँ नदी का पानी पुल से बहता दिखाई दिया। सैलाब का यह नजारा देख वहां मौजूद लोग भी सहम गए, जबकि कुछ लोग पुल पर बह रहे पानी में मस्ती करने से बाज नहीं आए। निचले इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इतना पानी बरसा कि सड़कें तालाब में बदल गई। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। नदी किनारे बसे लोगों के कई मकानों में पानी का कब्जा हो गया। वहीं मोहल्ले की सड़कों पर बहती पानी की तेज लहरें लोगों को डराने लगी। तो सैलाब है, इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके तमाम जान बचा करके बाहर। लेकिन भारी तबाही मचाने के बावजूद बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आसमान से बरसती आफत के बीच कुछ लोग घुटने तक पानी में पैदल चलते दिखाई दिए। कई लोग तो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार हो रही बारिश एक परिवार पर आफत बनकर बरसी। भारी बारिश की वजह से उनका मकान ढह गया और अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। बाद में पुलिस वहां पहुंची और उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। काफी मेहनत के बाद 2 लोग मलबे में दबे मिले, जिनकी हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। हालत ऐसी कि देखकर ही दिल पसीज जाए। उन पर नजर पड़ते ही हर किसी को उन्हें बाहर निकालने की जल्दी होने लगी, जिससे पुलिस का काम और मुश्किल हो गया। एक रस्सी की मदद से उन्हें मलबे से बाहर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो रस्सी भी टूट गई, जिसने सबके हाथ पांव फुला दिए। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें बचाने का अभियान जारी रहा। केवल उसी परिवार पर ही नहीं, आसमान से बरसे पानी ने शहर के कई दूसरे इलाकों में बसे लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त करके रख दिया। वहां बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में सड़क पर इतना पानी भरा दिखा कि वो कहीं गायब ही हो गई। इन हालात में लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 रास्ते बचे, एक तैरने का और दूसरा नाव का। अब नाव आए कहां से? इसके लिए कुछ लोगों ने प्लास्टिक के 3 ड्रम जोड़े, फिर उन पर बैठकर ही अपने काम के लिए रवाना हुए। सिर्फ घर और इलाका ही नहीं, लोगों के खेत भी पानी से लबालब दिखे। फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में उनकी जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। ना कोई खाना बन रहा हो, ना पीना, हमारे चूल्हे चकिया थे सब भर गए। वहाँ के सरकारी दफ्तरों का हाल भी कुछ अलग नजर नहीं आया। चाहे एसपी ऑफिस हो या कोई पुलिस स्टेशन, सब जगहों पर पानी ने अपना दबदबा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैश ए मोहम्मद के एक टॉप आतंकी को मारकर सुरक्षा बलों ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक टॉप पाकिस्तानी आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मार गिराया गया है। अधिकारी ने कहा कि अबू सैफुल्लाह, जिसे अदनान, इस्माइल और लंबू के नाम से भी जाना जाता है, और 2017 से ही घाटी में सक्रिय था। पुलवामा जिले के त्राल के हंगलमर्ग में एनकाउंटर के दौरान एक अन्य आतंकवादी के साथ ही मारा गया। इतना ही नहीं, वो आतंकी मसूद अजहर का भी काफी करीबी था। आर्मी पुलिस मिलके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें जैश के 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है, जिसको लंबू भाई बोलते हैं, अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह भी बोलते हैं। असली नाम उसका इस्माइल मौलवी है, जो लेथपोरा अटैक 2019 में इन्वॉल्व था। आतंकी अदनान पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन में रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर और अम्मार का एक मजबूत सहयोगी था। बताया जा रहा है कि वह वाहन से चलने वाले आईईडी का विशेषज्ञ था, जिसका अफगानिस्तान में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और 2019 के पुलवामा हमले में भी इसी का उपयोग किया गया था, जिसमें भारत के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। Sixteen channels,